बच्चा किसी मानसिक बीमारी से जुड़े हुए साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में हो तो फिर पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में ज्यादा लोग जानते नहीं हैं, तो पेरेंट्स के भी बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पे उनको जानने की जरूरत है कि इस टाइम पे बच्चा कैसा बिहेव करेगा, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब बच्चा साइकेट्रिक ट्रीटमेंट में हो तो पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और क्या नहीं। जब बच्चों के साइकेट्रिक ट्रीटमेंट की बात आए तो वो बहुत ही ज्यादा अलग होता है एडल्ट के ट्रीटमेंट से। जबकि प्रोसेस देखा जाए तो एक जैसा ही होता है, पर ट्रीटमेंट के तरीके अलग होते हैं। और क्योंकि ये बच्चे हैं जो ज्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो हो सकता है उनके ट्रीटमेंट के टाइम पे कुछ ट्रायल एंड एरर भी हो जाए। और ज्यादातर देखा जाए तो बच्चों के ट्रीटमेंट में हो सकता है बड़ों से ज्यादा समय भी लगे रिजल्ट दिखने में। स्पेशली जब थेरेपी की बात आए तो हो सकता है कि जितना जल्दी वो एडल्ट्स में रिजल्ट दिखाता है उतने जल्दी बच्चों में ना दिखाए। पर यह भी जानने की जरूरत है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों के लिए प्रोसेस अलग हो तो दूसरों के लिए वैसा ना हो, वो ज्यादा इजी हो। तो चलिए जानते हैं कि जब एक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट बच्चों का होता है तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है साइको डायग्नोस्टिक, मतलब कि जहाँ पे हम डायग्नोसिस करते हैं। और हो सकता है डायग्नोसिस करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़े। तो हो सकता है बच्चों के लिए उनका IQ देखना पड़े, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट, या फिर बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो उनके सिम्टम्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं साइकोलॉजिस्ट कि कौन कौन से टेस्ट करने पड़ेंगे। और वो जब टेस्ट हो जाए तो उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं साइको एजुकेशन। साइको एजुकेशन वो होता है जहाँ पे हम बच्चे को और पेरेंट्स को ये समझाते हैं कि एग्जैक्टली क्या डायग्नोसिस आया है। तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को समझाया जाता है कि डायग्नोसिस क्या क्या आया है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है बच्चों के लिए, और इसमें पेरेंट्स की खुद की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चों से उस टाइम पे उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। उसके बाद में अगर बच्चा इस उम्र का हो जो वो समझे कि उनको एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो उनको भी साइको एजुकेट किया जाता है और उनको समझाया जाता है कि उनकी जो प्रॉब्लम है एग्जैक्टली क्या है। उनको कॉजेज भी बताए जाते हैं, मतलब किस वजह से हुआ है। तो हो सकता है एनवायरमेंटल फैक्टर हो, या फिर जेनेटिक फैक्टर हो, या स्ट्रेस, या बुली, या फिर कोई और रीजन भी हो सकते हैं। और उनको ब्रेन केमिस्ट्री के बारे में भी बता सकते हैं। और ये सारी चीजें बताने का पर्पस ये होता है कि बच्चा सेल्फ ब्लेम ना करे, अपने आप को ब्लेम ना करे उनकी बीमारी की वजह से। और ये जो प्रोसेस होता है उसके बाद का जो ट्रीटमेंट प्रोसेस है उसको नॉर्मल करने के लिए। साइको एजुकेशन के बाद में आता है साइकोथेरेपी। बड़े बच्चे अगर हो या टीन हो तो उनके साथ में काउंसलिंग काम कर सकता है, उनसे टॉक थेरेपी की जा सकती है। पर अगर बच्चा छोटा है तो हो सकता है उनके साथ में प्ले थेरेपी या आर्ट बेस्ड थेरेपी या किसी और तरह की थेरेपी वो काउंसलर डिसाइड करेंगे, उनके सिम्टम्स देख के, उनके बिहेवियर देख के, तो वो सारी चीजें की जा सकती हैं। वैसे ही टॉक थेरेपी भी बहुत सारे अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है CBT, मतलब कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। पर यह भी हो सकता है कि बच्चा शायद कंफर्टेबल ना फील करे अपने थेरेपिस्ट के साथ में, तो हो सकता है कुछ आपको ट्रायल्स करने पड़े कुछ थेरेपिस्ट के साथ में। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलर्स की पिक्चर्स पहले ही दिखा देते हैं, या फिर उनको खुद बोलते हैं चूज करने के लिए कि वो किस काउंसलर के पास जाना चाहते हैं। लकीली आजकल प्रोफेशनल्स के कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं ऑनलाइन, या फिर उनके पिक्चर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर बच्चा खुद सेलेक्ट करे उनको किसके पास जाना है, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी फील करता है और वो कंफर्टेबल भी फील करता है उनके साथ में बात करने में। साइकोथेरेपी के बाद में आता है मेडिकेशन। अगर बच्चे में कोई डिसऑर्डर दिख रहा है जो कि मॉडरेट या सीवियर लेवल का है, तो हो सकता है उनको मेडिकेशन की जरूरत पड़े। और मेडिकेशन जब काउंसलिंग के साथ में कंबाइन किया जाए तो वो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और आखिरी है हॉस्पिटलाइजेशन। अगर बच्चे को बहुत ज्यादा ही सीवियर सिम्टम है डिप्रेशन का या कोई और मेंटल इलनेस, या फिर उनको सेल्फ हार्म करने का, मतलब अपने आप को चोट पहुंचाने के विचार हो, और ये जो सीवियर सिम्टम्स है वो इतने ज्यादा सीवियर हो कि वो घर पे मैनेज नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े। और हॉस्पिटलाइजेशन करने का रीजन एडिक्शन भी हो सकता है कि अगर बच्चे को एडिक्शन हो गया है तो भी उनको शायद हॉस्पिटल भेजना पड़े। और बच्चे को जब हॉस्पिटलाइज करें तो वहां पे उनको मेडिकेशन, साइकोथेरेपी और दूसरे सब ट्रीटमेंट हॉस्पिटल के अंदर ही एक ही जगह पे मिल जाएंगे।
अब जानते हैं कि अगर बच्चा घर पे हो तो पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले पेरेंट्स को ये जानने की जरूरत है कि अगर बच्चा मेडिकेशन में भी है तो फिर भी जरूरी नहीं है कि बच्चा जल्दी रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। पर जैसे कि मैंने बताया कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, हो सकता है कुछ लोगों में जल्दी रिजल्ट दिखे और कुछ में नहीं दिखे। तो पेरेंट्स को थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है और उसके साथ में फैमिली मेंबर्स को और उनके फ्रेंड्स को सपोर्ट देने की भी जरूरत है बच्चे को। तो पेरेंट्स को सबसे पहले बच्चे को एनकरेज करना है डेली एक्सरसाइज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि बच्चे को कोई ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स ही करना है या कोई स्पोर्ट्स क्लब में मेंबरशिप की जरूरत है। अगर फैमिली मेंबर्स सब मिलकर भी अगर वॉक पे जाएं तो भी काम करेगा वो बच्चे के एक्सरसाइज के लिए। और क्योंकि ये बच्चे हैं, खुद का मेडिकेशन का ध्यान नहीं रख सकते, तो ये सजेशन रहता है कि पेरेंट्स हमेशा उनकी दवाइयों का ध्यान रखें कि वो टाइम पे ले रहे हैं कि नहीं, सारी दवाइयां ले रहे हैं कि नहीं। और जब भी दवाइयां खत्म होने वाली है तो उससे पहले डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर लीजिए या फिर मेडिकल स्टोर से लेकर आ जाइए। आपको बच्चे से बात करने के लिए टाइम निकालने की भी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है काउंसलिंग की वजह से बच्चा अपने फीलिंग्स को समझने लगे, वो अपने आप को एक्सप्रेस करने लगे, उनको अब ओपन अप होने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वर्बलाइज हो गए हैं अपने फीलिंग्स को लेके। तो पेरेंट्स के लिए ये सजेशन रहेगा कि आप जाके बच्चे से बात करते रहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको उनको पुश करना है, सिर्फ कोशिश कीजिए कि अगर बच्चा कुछ बात करता है तो उस चीज को सुनने की, और अगर आपको कुछ ऐसी चीज है जो नहीं पता है उसका क्या आंसर होना चाहिए तो उसको लिख के रख लीजिए। और नेक्स्ट टाइम आप अपने जब साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उनको वो बता सकते हैं कि क्या चीज थी जो आप नहीं कर पाए। तो ओवरवेल्म भी फील होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर कोई चीज नहीं पता है तो इट्स ओके, आप उस चीज का आंसर अपने कंसल्टेंट से पूछ सकते हैं। दवाइयों के साथ में आपको उनके हेल्दी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्दी खाना खाए बच्चा, जो कि उनको मदद करेगा थोड़ा एक्टिव रहने के लिए भी। और उसके साथ में उनके स्लीप हैबिट को भी आप देखिए, प्रॉपर स्लीप मिले उनको। बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद मिलनी चाहिए, तो उसका ध्यान रखिए कि बच्चों को उतनी नींद मिल रही है कि नहीं। बच्चों से स्कूल में क्या एक्सपेक्ट करें ये जानते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले ये सजेस्ट करते हैं कि आप उनके क्लास टीचर और उनके स्कूल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो भी हैं उनको इसके बीमारी के बारे में बता के रखें और उनके ट्रीटमेंट प्लान के बारे में भी बता के रखें। तो देखा जाए तो उनके क्लास टीचर और उनके स्कूल काउंसलर्स जो हैं आपके बच्चे के ट्रीटमेंट प्लान का हिस्सा होना चाहिए। अगर बच्चे को कंसंट्रेशन करने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और उनके परफॉर्मेंस में पहले से चेंजेस आ गई हैं, तो क्लास टीचर को बता के रखिए कि हो सकता है असाइनमेंट सबमिट करने में या होमवर्क सबमिट करने में थोड़ा टाइम लगे। आजकल ज्यादातर स्कूल टीचर्स ट्रेंड होते हैं जिनको पता होता है मेंटल इश्यूज के बारे में, तो वो ये चीज जरूर समझेंगे। कोशिश कीजिए आप उनके लिए एक टाइम टेबल बना के देने का, जो कि आपके काउंसलर या फिर साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर बच्चे को डिस्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप क्लास टीचर को बता सकते हैं कि एग्जाम के टाइम पे उनको एक शांत रूम में बिठाए जहाँ पे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो। और अगर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, वो जल्दी लिख नहीं पाते हैं, तो फिर क्लास टीचर से आप ये भी मांग सकते हैं कि अगर कोई उनको नोट्स मिल जाए, बच्चे के नोट्स भी पूरे रहेंगे। मैंने मेरे प्रैक्टिस में ये भी देखा है कि पेरेंट्स खुद सामने से बच्चों को ये भी बोलते हैं कि अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो आप ब्रेक ले सकते हैं कुछ सेमेस्टर में, अगर बच्चा बड़ा है या छोटा भी। और अगर आपको लगता है कि बच्चा अगर कुछ महीनों का या कुछ सेमेस्टर के लिए ब्रेक ले ले जिसकी वजह से उनका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाए, तो उनको ब्रेक भी दे दीजिए। मैंने खुद पर्सनली देखा है कि कुछ बच्चों में अच्छा इम्प्रूवमेंट आता है सेमेस्टर से ब्रेक लेने के बाद में। अब आखिरी है कि हम क्या एक्सपेक्ट करें बच्चों से इस वक्त। तो हो सकता है दवाइयों की वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा नींद आ रही है। देखा जाए तो ये एक प्रोसेस ही है जो नॉर्मली दिखता ही है हर किसी में, पर अगर आपको लग रहा है ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है तो फिर आप अपने साइकियाट्रिस्ट से बात कर सकते हैं उनके मेडिकेशन के बारे में। अगर डॉक्टर को लगता है कि मेडिकेशन का डोज थोड़ा कम कर सके तो शायद वो भी सजेस्ट कर देंगे आपको। ट्रीटमेंट प्रोसेस के टाइम पे ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि बच्चे के सिम्टम्स पूरे चले गए हैं और दूसरे दिन आपको फिर वो दिखाई देने लगे, तो ये भी एक प्रोसेस है। अगर आपको कुछ ज्यादा ही चेंजेस दिख रहे हैं तो उसके बारे में भी आप अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाके बात कर सकते हैं, तो वो भी देख लेंगे कि ट्रीटमेंट प्लान में कोई चेंजेस लाने की जरूरत है कि नहीं है। ये हो सकता है कि जब बच्चे मेडिकेशन में हो या ट्रीटमेंट में हो
तो उनमें इरिटेबिलिटी आए या फिर आउटबर्स्ट मतलब गुस्सा उनमें रहे या ओवरवेल्म फील करे, या फिर हो सकता है वो अपने इमोशंस को नहीं जान पा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत कॉमन है बच्चों में। तो इन सब सिचुएशन में जरूरत है कि पेरेंट्स को थोड़ा काम रहने की, अपने पेशेंस लेवल को थोड़ा बढ़ाने की और एक्टिव लिसनिंग करने की, मतलब कि अच्छे से बच्चे की बात पूरा अटेंशन देकर सुनिए। पेरेंट्स की ये नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो चीज फिक्स करने का, पर इस सिचुएशन में आपको वो करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में प्रोफेशनल्स हैं उसके लिए, पर सिर्फ आप वहाँ पे बच्चे के लिए प्रेजेंट रहें, वही काफी है। पर पेरेंट्स को एक और चीज जानने की जरूरत है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि पेरेंटिंग के लिए कोई रूल बुक नहीं है। तो हो सकता है कि बच्चा दूसरों से अलग बिहेव करे, तो इसमें आप अपने आप को ब्लेम मत कीजिए। मेंटल इलनेस आजकल बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप अपना भी ख्याल रखें अपने बच्चे के साथ में, और जब आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आप बच्चे का भी ख्याल रख पाएंगे। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी किसी तरह से मदद कर पाएगा। अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, आप ये चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए विश यू अ हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ। बाय बाय।